हेलो। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन जो अंगारक योग बनता है, और आज के वीडियो में हम राहु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन या फिर कह सकते हैं राहु चंद्रमा केतु चंद्रमा मतलब ग्रहण योग के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। देखिए, ग्रहण योग जो है वो सूर्य में भी लगता है और चंद्रमा में भी लगता है। मतलब दो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट हैं, चंद्रमा और सूर्य, जिनको ग्रहण लगता है। अब बेसिकली राहु और केतु शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, पर इनको देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा सकते हैं। इनके पास इतनी सामर्थ्य है कि ये सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रहण लगा सकते हैं, और बाकी कोई प्लैनेट में ग्रहण का योग नहीं बनता है, केवल सूर्य और चंद्रमा को बस ये ग्रहण लगा सकते हैं। अब अगर हम समझें इन दोनों को, राहु केतु को और चंद्रमा को, अब हम यहाँ पर बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि राहु और चंद्रमा के कंजंक्शन से बनता है। कुछ ऋषियों का मतांतर ये भी है कि राहु अगर चंद्रमा पर आस्पेक्ट भी कर दे तो ये चंद्र ग्रहण कहलाता। हालांकि अभी की जो बुक्स हैं, पुरानी क्लासिकल बुक्स में ये बताया गया है कि कॉम्बिनेशन से बस ग्रहण योग बनता है, जो कि और अभी जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये ज्ञान देते हैं कि राहु की आस्पेक्ट अगर मून पर पड़ती है तो ये चंद्र ग्रहण कहलाता है, ये सही नहीं है। हाँ, ये सही है कि चंद्रमा और राहु की कंजंक्शन हो अगर, और काफ़ी क्लोज डिग्री में कंजंक्शन हो, तब इस कंडीशन में कहा जा सकता है कि ये चंद्र ग्रहण का योग है। सॉरी। अब हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले इनके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे, इनके मेनली सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों करते क्या हैं। चंद्रमा, अगर आप समझते होंगे, चंद्रमा बेसिकली मन को डिनोट करता है। मन, हमारे मन के दो साइड के नोट्स को अगर सही ढंग से समझें तो हमारे मन के दो नोट्स हैं, जो एक राहु है और केतु है। मन, जितनी भी सांसारिक प्रक्रियाएं हैं सारी की सारी मन में चलती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, षड रिपुएं, और ये चारों चीज़ें सब की सब मन में चलती हैं। घृणा, ईर्षा, द्वेष, क्रोध, ये सभी के सभी मन में रहते हैं। और मैं इसलिए इनको नोड्स कह के पुकारता हूँ क्योंकि सारा का सारा खेल मन का है। ये राहु केतु केवल इसमें अप्लाई करवाने का काम करते हैं। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ है तो वहाँ पर राहु अप्लाई कराने का काम करेगा, और अगर पॉजिटिव चीज़ है, जैसे एग्जांपल के तौर में अटैचमेंट, किसी से अटैचमेंट है अगर, तो ये राहु का काम है। अब हो अटैचमेंट तो मन से रहा है, मन से हो रहा है अटैचमेंट, पर ये दोनों कारक बनते हैं उस चीज़ के, ये दोनों उस चीज़ के कारक बनते हैं। अगर डिटैचमेंट हो रहा है तो यहाँ पर केतु कारक बनेगा, केतु इस चीज़ का कारक है। तो जितने भी ऑल ओवर जितनी भी माइंड में चीज़ें चलती हैं हमारे, द्वेष, घृणा, हर चीज़ मिलाकर इन दोनों के पीछे किसी न किसी प्लेनेट का हाथ होता है, और वो राहु और केतु का होता है। ज़्यादा नेगेटिव राहु करता है। हालांकि दोनों से ग्रहण योग बनता है, पर इन दोनों में फल है जो इस चीज़ का वो बदल जाता है। इस चीज़ का फलादेश बहुत ज़्यादा बदल सकता है। अगर राहु प्लस चंद्र, इसमें फल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। असल में ये बहुत बड़ा ग्रहण कहला सकता है, पर केतु और चंद्रमा है, इसमें फल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। केतु प्लस चंद्रमा वाले योग में ज़्यादा नेगेटिव फल देखने को नहीं मिलेगा। बस यही नेगेटिव देखने को मिलेगा कि ये एकाकी कर देगा, मतलब इंट्रोवर्ट कर देगा, अपने आप से कटा, हर चीज़ से कटा, हर चीज़ से डिस्पैच, अलग होने की कोशिश। और यहाँ पर मन में जितनी सारी चीज़ें चलती हैं राहु और चंद्र के केस में, तो ये अटैच कराने का काम करेगा। और जो कि क्रोध हो, घृणा हो, लस्ट हो, एंगर हो, जितनी भी चीज़ें हैं, ये उनसे अटैच कराने का काम करेगा। तो राहु क्या है, एक इल्यूजन तो है, एक भ्रम है, एक डाउट है, एक शंका है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रियलिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मन को एक माया के जाल में फंसाना, एक माया है राहु, माया, एक डिलेमा राहु ये है। और केतु एक लोनलीनेस की फीलिंग है, ये डिटैचमेंट की फीलिंग है। तो माया और मन, अगर आप समझ सकते हैं कि एक शब्द है, एक वाक्य है, माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। असल में ये राहु और चंद्र को डिनोट करते हैं। ये सब, ये राहु और चंद्र का कॉम्बिनेशन बताता है कि मन में अगर राहु एंटर है, कहीं ना कहीं मन में अगर राहु का प्रवेश है, तो ये माया वाला कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि काफ़ी ज़्यादा मायावी हो सकता है ये इंसान।
और मायावाद का भी भरोसा कर सकता है, मायावाद वाले रास्ते पर भी चल सकता है। तो ये योग राहु और चंद्र अगर ये कुंडली की कहीं पर भी, कुंडली में 12 हाउसेस में से कहीं पर भी बनता है तो ये योग ठीक नहीं होता है, ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। और बेसिकली मन, चंद्रमा जो है, जो ये मन का कारक है, और मन में अगर माया अच्छा जाए, एक अंधकार है, ये अंधकार भी है। अब मन में अंधकार का छा जाना तो ये पूरे के पूरे शरीर को भी डैमेज करता है और पूरे के पूरे लाइफ को डैमेज करके रखता है। मन से ही सब कुछ होता है, अगर मन सही नहीं चलेगा तो मन से फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कुंडली में 12 हाउसेस में से अगर कहीं पर भी योग बनता है तो सिंपल सी बात यह है कि इस व्यक्ति का मन खराब रहेगा, मन ठीक नहीं रहेगा, मन उदास रहेगा और एक प्रकार से एक इल्यूजन में जिएगा, भ्रम में जिएगा, रियलिटी में नहीं जी पाएगा व्यक्ति। अगर ये फर्स्ट हाउस में बनता है योग, हालांकि इनके बल को भी देखना जरूरी है, इनके डिग्री वाइज कंजंक्शन को भी देखना जरूरी है कि इनमें कितने डिग्री का अंतर है और इनमें प्लानिटरी वॉर तो नहीं है। अगर प्लानिटरी वॉर भी नहीं है फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा डिग्री का डिस्टेंस तो होना जरूरी है। अब ये भी देखना जरूरी है कि ये इनके पास बल कितना है, चंद्रमा के पास बल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर चंद्रमा पक्ष बल से भी कमज़ोर है तो और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत होना चाहिए और कम से कम इस चंद्रमा और राहु में कोई शुभ प्लैनेट की आस्पेक्ट होनी जरूरी है। जुपिटर की मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, जितने भी दुर्योग हैं उनमें कहीं ना कहीं जुपिटर की आस्पेक्ट पढ़ना जरूरी है। जुपिटर कहीं ना कहीं दुर्योगों को बचाने की कोशिश करता है। बृहस्पति बस एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी दृष्टि में अमृत है, वो किसी भी दुर्योग को देखेगा तो उसमें एक अमृत की बौछार करेगा, वो दुर्योग एक अच्छे योग में बदल देगा। अगर जुपिटर की आस्पेक्ट नहीं है तो कम से कम इसके पास पक्ष बल होना चाहिए, और अगर पक्ष बल भी नहीं है तो इसके पास डिग्री वाइज राहु से ज़्यादा बल होना चाहिए। अब राहु की क्या शर्त है, राहु अपने से अपोजिट डायरेक्शन में देखता है, राहु की आस्पेक्ट हमेशा अपोजिट रहती है, माँ की सभी प्लैनेट की अपोजिट, राहु और केतु की बस अपोजिट डायरेक्शन पर आस्पेक्ट रहती है और बाकी सभी प्लैनेट की एक राइट डायरेक्शन पर आस्पेक्ट रहती है। तो यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि ये राहु किन प्लैनेट्स पर आस्पेक्ट कर रहा है, और ये देखना जरूरी है कि इस राहु में और चंद्रमा में किन प्लैनेट की आस्पेक्ट है। अगर शुभ प्लैनेट की आस्पेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो ये चंद्रमा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और चंद्रमा का कमज़ोर होना मतलब मन का कमज़ोर हो जाना, मन का पक्का ना हो पाना। सीधी सी बात यह है कि इस केस में यहाँ पर मन मजबूती नहीं पकड़ पाएगा, संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाएगी व्यक्ति की, वो कोई भी संकल्प नहीं ले पाएगा, कोई भी रिजोल्यूशन नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ से रिजोल्यूशन नहीं कर पाएगा। अब ये योग एक प्रकार से विनाशकारी ही है। अगर मन डैमेज हो जाए तो सब कुछ डैमेज हो जाएगा। अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट कट जाए या कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो वो रिकवर हो सकती है, पर मन में अगर अंधकार छा जाए कहीं ना कहीं तो ये पूरा का पूरा जीवन डैमेज हो सकता है। और खासकर देखा गया है कि चंद्रमा की अंतर्दशा हो या राहु की अंतर्दशा हो या राहु की महादशा हो तो ये चंद्रमा को बहुत बुरी तरह से पीड़ित करके रख देता है। इस योग में सबसे ज़्यादा आपको डिप्रेशन वाले व्यक्ति मिलेंगे, सबसे ज़्यादा व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मन की जितनी भी बीमारी है, मानसिक बीमारी जितनी भी है, सारी इस योग से पैदा होंगी। केमद्रुम योग भी इतना खतरनाक नहीं हो सकता अगर राहु बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगर चंद्रमा पर हावी हो जाए, इतना खतरनाक भी नहीं हो सकता केमद्रुम योग। राहु अगर बलवान है तो आपको चंद्रमा को बलवान करना पड़ेगा, चंद्रमा कहीं ना कहीं इस कुंडली में बलवान होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक मतलब अगर हम ऑल ओवर कुंडली के 12 भावों में देखें तो हर भाव में एक अलग अलग प्रेडिक्शन निकल के आती है। कि फर्स्ट हाउस में है तो वो अपनी एक प्रकार से अपनी मुखाकृति खराब करेगा, अपना चेहरा खराब करेगा या अपना पूरा शरीर खराब कर देगा, उसका स्वयं का मन, उसका दिमाग खराब रहेगा। सेकंड हाउस में अपने मनी के फ्लो को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा, मनी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं से मनी का फ्लो खराब होगा, अपने फैमिली को भी खराब करने की कोशिश करेगा। थर्ड हाउस में इसके पास फोर्स नहीं बचेगी, ये मन से एफर्ट करेगा, शरीर से एफर्ट नहीं करेगा, मन से बस एफर्ट करता रहेगा। फोर्थ हाउस में ये चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली भी होता है, चंद्रमा इसका स्वयं का हाउस है फोर्थ हाउस में, और यहाँ पर अगर राहु आ जाए तो ये सुख शांति के पूरे साधन छीन लेगा, टोटल शांति को बर्बाद करके रख देगा। फोर्थ हाउस में माता की सेहत को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा, मम्मी को बीमार कर देगा, मतलब कुल मिला के माता को भी बीमार कर सकता है और खुद के मन के स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। फिफ्थ हाउस में ये संतान को डैमेज करेगा, शिक्षा में बाधा लाएगा। चंद्रमा बेसिकली देखा गया अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है तो ये व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करता है वो शिक्षा उसके काम नहीं आती है, कुछ ना कुछ जीवन में उसे अलग से करना पड़ता है, कुछ ना कुछ जो शिक्षा जो डिग्री वो करता है वो उसके काम नहीं आती है, कुछ हटके करना पड़ता है। और वैसे भी अगर चंद्रमा और राहु की कंजंक्शन यहाँ पर बनती है फिफ्थ हाउस में, 5वें घर में,
तो शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर देगा। शिक्षा, संतान, ज्ञान, बुद्धि सब बर्बाद करने की कोशिश। कुछ कंडीशन में छठे घर में ये कॉम्बिनेशन कुछ कंडीशन में अच्छा है, पर चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है। राहु के लिए अच्छा है अगर छठवें घर में देखें तो, पर चंद्रमा के लिए ठीक नहीं है। ये कब से रिलेटेड डिसीज दे सकता है, ये कब से रिलेटेड मतलब बीमारी देगा। सातवें घर में ये मैरिज लाइफ को बर्बाद कर देगा। मतलब एक पार्टनरशिप में भी धोखाधड़ी और व्यापार में लॉस, व्यापार में सडन चेंजेस ये देखने को मिलेगा। और 8th हाउस में ये बहुत ख़राब कंडीशन है। ऑल ओवर पूरी कुंडली में अगर 8th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो 8th हाउस में अगर राहु के साथ चंद्रमा ना भी हो, अगर राहु अकेला हो तब भी खराब है, और अगर चंद्रमा अकेला हो 8th हाउस में तब भी खराब है। ये बहुत भयंकर डिप्रेशन का योग है यहाँ पर 8th हाउस में। 9th हाउस में धर्म के प्रति कुछ ना कुछ अनाप शनाप चीज़ें करना, धर्म के विपरीत जाके काम करना। 10th हाउस में अपने फादर की डिसरिस्पेक्ट, यहाँ पर देखा गया अपने फादर से हालांकि अटैच तो रहता है, चंद्रमा एक अटैचमेंट भी है, अटैच तो रहता है, पर जब तक फादर से दूर ना जाए तब तक लड़ाई बंद नहीं हो सकती, तब तक लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा। 11th हाउस में ये कुछ अच्छी प्रेडिक्शन हो सकती है 11th हाउस में, कि यहाँ पर एक ऐसा भाव है 11वां भाव, जहाँ पर कितने भी पापक ग्रह आ जाएँ, कितने भी शुभ ग्रह आ जाएँ, हमेशा प्रॉफिट कराने का काम करते हैं। ये योग 11th हाउस में कुछ हद तक, काफ़ी हद तक अच्छा होता है। ये राहु अगर 11th हाउस में जाता है और अगर चंद्रमा 11th हाउस में जाता है तो ये अपनी इनकम के लिए बहुत अच्छा है। इनकम के नए नए सोर्स बन सकते हैं, हालांकि चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस में, नौकरी में बहुत जल्द चेंजेस होते हैं। जैसे चंद्रमा अपने हिसाब से बदलता रहता है, पूर्णिमा फिर अमावस ऐसे बदलता रहता है, ठीक वैसे ही इसके इनकम के सोर्स चेंज होते रहते हैं और बहुत सारे मल्टीपल इनकम के सोर्स बनते हैं। पर ये काफ़ी अच्छा है 11th हाउस में। 12th हाउस में ये वाला यहाँ पे योग खराब हो सकता है। यहाँ पर एक सजेशन यही है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए, अपने जन्म स्थान से दूर जाए। ये नींद को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, नींद का साइकिल तोड़ सकता है, हमेशा नींद का साइकिल फिक्स नहीं रह सकता। ये बीमार भी कर सकता है, हॉस्पिटलाइज भी कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये जो जेल के भी योग बनाता है। मोटे मोटे तौर पर हमने 12 भावों में हमने चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन पर डिस्कस किया। अब केतु में अगर बात आए तो केतु अगर हम इसके उलट कर दें, राहु के उलट केतु कर दें, तो राहु कहीं ना कहीं अटैचमेंट का कारक है, अंधकार का कारक है, माया है। इसके उलट केतु है अगर, तो ये जिन चीज़ों से अटैच कराने की कोशिश करेगा, जिन चीज़ों से ऑब्सेस्ड कराने की कोशिश करेगा, उन चीज़ों से ये हटाने की कोशिश करेगा। ये डिटैचमेंट है असल में। तो जिस भी हाउस में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ से डिटैचमेंट 100% वहाँ से डिटैचमेंट कराएगा। पहले अटैच फिर डिटैच, ये होता है केतु के केस में। पहले वहाँ पर राहु की शक्ति काम करती है, फिर बाद में केतु की शक्ति काम करती है। तब इस कंडीशन में ये होता है कि पहले वहाँ से अटैचमेंट की फीलिंग बनती है और फिर बाद में डिटैचमेंट की फीलिंग बनती है। तो जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ से डिटैचमेंट पक्की। हालांकि ये चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन ज़्यादा खराब नहीं होता है जितना खराब राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें ये देखना जरूरी है, ये तो कन्फर्म ये देखना जरूरी है कि चंद्रमा के पास बल है कि नहीं है। चंद्रमा के पास बल होना बहुत ज़रूरी है, और हम यही सलाह देंगे अगर आप प्रिकॉशन के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, चंद्रमा और राहु दोनों को अगर ठीक करना है तो किसी गॉडेस, किसी देवी की आराधना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर मैं यही प्रेस्क्राइब करूँगा कि कोई ऐसी गॉडेस जो काफ़ी वायलेंट है, जैसे माता काली, माता बंगलामुखी, आप समझ सकते हैं 10 महाविद्या की जितनी भी 10 देवियाँ हैं वो काफ़ी वायलेंस हैं, उनकी आराधना कहीं ना कहीं इस योग में बहुत ज़्यादा राहत दे सकती है, बहुत ज़्यादा। भोले शंकर की भी आराधना बहुत ज़रूरी है, ये केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ग्रहण योग को समझा। कल की वीडियो में हम सूर्य ग्रहण योग के बारे में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप